नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो 2023 में आपके लिए सबसे ज़रूरी रहने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हम एक प्रश्न में कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अपना जो पहला प्रश्न है वो है पीड़कनाशी किसे कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं। अब ये प्रश्न आपको लगता होगा कि केमिस्ट्री में है, लेकिन ये बायोलॉजी में भी है और हम जानते हैं कि ये क्या है। वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग फसलों को रोग, कीट एवं खरपतवारों से बचाने के लिए किया जाता है, पीड़कनाशी कहलाते हैं। जैसे 2,4-D किस में किया जाता है, खरपतवारों से बचाने में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है, रोग नियंत्रण में किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा पीड़कनाशी किसे कहते हैं, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग रोग, कीट एवं खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है। बात करें दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है NBPGR का पूरा नाम क्या है। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। अगर हम NBPGR की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। इसका जो मुख्यालय है वो करनाल, हरियाणा में स्थित है। कई बार ये अलग से भी पूछ लेता है कि NBPGR का मुख्यालय कहाँ है, तो ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। आगे हम बात करें तीसरे प्रश्न पर, तो तीसरा प्रश्न है पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं, इसकी एक हानि लिखिए। पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं, इसकी एक हानि लिखिए। तो पादप पुनर्स्थापन क्या है, पादपों की प्रजातियों को नए स्थानों पर उगाना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। इसके कारण नए स्थानों पर रोग, कीट एवं खरपतवार फैल जाते हैं। ये इसकी हानि हो गई। पादप पुनर्स्थापन का अर्थ है कि जैसे मान लो किसी स्थान पर वो फसल नहीं है तो उस स्थान पर उस फसल को उगाना, या हम कह सकते हैं कि नए स्थानों पर पादपों या फसलों को उगाना क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। इसके द्वारा हानि क्या होती है कि उस नए स्थान पर फसल के साथ में रोग, कीट और खरपतवार भी फैल जाते हैं। आगे हम बात करें चौथे प्रश्न की ओर, तो चौथा प्रश्न है आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, तो जीव जंतु एवं पादपों में उन्नत विकास हेतु लाभदायक जीनों का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। बिल्कुल सरल परिभाषा मैंने बनाई है जो आपको किताब में भी नहीं मिलेगी, कि जीव जंतु और पादपों में जब हम उन्नत तकनीकों का विकास करते हैं तो उनमें लाभदायक जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। वह लाभदायक जीनों के स्थानांतरण की विधि क्या कहलाती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा मैंने यहाँ पर बनाई है। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए अगला प्रश्न है अपना पाँचवा, बाजरा में अरगट रोग के लक्षण क्या क्या हैं। बाजरा में अरगट रोग के लक्षण क्या क्या हैं, तो मैं बता दूं, बाजरा में अरगट रोग होने पर पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग का बर्फ जैसा कठोर पदार्थ जम जाता है, जिसे अरगट कहते हैं। यही मेन पहचान है अरगट रोग की, यही मेन लक्षण है अरगट रोग का, कि बाजरा की जो पत्ती होगी उस पत्ती की निचली सतह पर बर्फ जैसा सफ़ेद रंग का कठोर पदार्थ जम जाता है जो जहरीला होता है, और उसको ही हम नाम देते हैं अरगट, इसीलिए इस रोग का नाम पड़ा है अरगट। आगे हम बात करें छठवें प्रश्न पर, तो छठवां प्रश्न है बीटी कपास क्या है। बीटी कपास क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 के लिए आ सकता है एग्जाम में। बीटी कपास क्या है, तो बीटी कपास आनुवांशिक रूपांतरित तकनीकी द्वारा तैयार किया गया ट्रांसजेनिक कपास है। बीटी कपास क्या है, यानी आनुवांशिक रूपांतरण तकनीकी, या हम कह सकते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार किया गया ट्रांसजेनिक पादप है, जिसको बैसिलस थुरिंजिएसिस के क्राइजीन द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है, बीटी के क्राइजीन द्वारा, या हम कह सकते हैं बैसिलस थुरिंजिएसिस के क्राइजीन द्वारा तैयार किया गया है।
यह गुलाबी सुंडी जैसे कीट के प्रति प्रतिरोधक है। इसकी खासियत या विशेषता क्या है कि कपास में गुलाबी सुंडी जो कीट लगता है उसके प्रति ये क्या है, प्रतिरोधक है। आगे हम बात करें 7वें प्रश्न पर, तो 7वां प्रश्न है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो किसी पादप या जीव के आनुवांशिक लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो जीव जंतु और पादप होते हैं उनके आनुवांशिक लक्षणों में आकस्मिक या अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, और ये अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और उत्परिवर्तन जिन कारकों के द्वारा होते हैं उन्हें उत्परिवर्तजन कहते हैं। ध्यान रखना, दो चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, एक तो उत्परिवर्तन, एक उत्परिवर्तजन। तो परिवर्तजन की बात करें तो क्या होगा, कारक, और परिवर्तन क्या है, होने वाले परिवर्तन। ठीक है, आगे हम बात करें अगला 8वां प्रश्न, ये भी मोस्ट है, प्रियोन किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रियोन किसे कहते हैं। तो अगर हम प्रियोन की बात करें तो भेड़ व बकरियों में संक्रमणकारी प्रोटीन कण पाए जाते हैं। भेड़ व बकरियों में संक्रमणकारी प्रोटीन कण पाए जाते हैं जिन्हें प्रियोन कहा जाता है। इसकी खोज एस.बी. प्रूजीनर ने की थी। प्रियोन्स क्या हैं, भेड़ व बकरियों में पाए जाने वाले संक्रमणकारी प्रोटीन है जिसकी खोज एस.बी. प्रूजीनर ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आगे हम बात करें टिड्डा कीट के कोई 3 लक्षण लिखिए। टिड्डा कीट के कोई 3 लक्षण। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सर्वभक्षी कीट है, यानी ये सब कुछ खा लेता है, सर्वभक्षी कीट है। दूसरा, इसका रंग गुलाबी व धूसर होता है। तीसरी अगर हम बात करें, इसकी लंबाई 40 से 45 mm होती है, 40 से 45 mm होती है। 3 लक्षण इसलिए लिखे हैं मैंने क्योंकि आपकी जो क्लास में जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें 1.5 अंक के, यानी 1.5 अंक के सारे प्रश्न होंगे अधिकतर, तो वो 3 लाइन में आपको लिखने होंगे। आगे हम बात करें 10वां प्रश्न, प्रतिबंधी एंजाइम के कार्य लिखिए। प्रतिबंधी एंजाइम के कार्य। प्रतिबंधी एंजाइम की अगर हम बात करें तो यह एंजाइम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में DNA खंडों को काटने का कार्य करता है। जैसे एंडोन्यूक्लियस DNA को बीच से काटता है तथा एक्सोन्यूक्लियस DNA को सिरों से काटने का कार्य करता है। प्रतिबंधी एंजाइम क्या है, मान लो ये कोई DNA की संरचना है, अब इसमें से हमें इस विशेष पार्ट को निकालना है इसको, तो इसको काटने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, प्रतिबंधी एंजाइम करेगा। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो 2 प्रतिबंधी एंजाइम होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, DNA खंडों को बीच से काटता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, DNA खंडों को सिरों से काटता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पे, 11वां प्रश्न, बहुगुणता क्या है। बहुगुणता क्या है। अगर हम बहुगुणता की बात करें तो जब किसी प्रजाति की द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो वह क्रिया बहुगुणिता कहलाती है। यानी जब किसी प्रजाति में जो द्विगुणित उसकी कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या में या तो कमी हो जाए या गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाए तो वह स्थिति क्या कहलाती है, बहुगुणिता कहलाती है। जब गुणसूत्रों की संख्या में 1 की कमी या वृद्धि होती है तो उसे असुगुणता कहते हैं। अलग से भी प्रश्न पूछ लेता है कि असुगुणता क्या है, तो जब गुणसूत्रों की संख्या में 1 की कमी या वृद्धि होगी तो उसको क्या कहेंगे, असुगुणता। और जब प्रतियों यानी 2 की कमी या वृद्धि होगी तो उसको क्या कहेंगे, हम सगुणता कहेंगे। ध्यान रखना, जब गुणसूत्रों की संख्या में प्रतियों की कमी होती है तो सगुणता, जब 1 की कमी होती है तो असुगुणता। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है अपना, संकरण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। संकरण के उद्देश्य क्या क्या हैं। अब संकरण का उद्देश्य, सबसे पहला जो उद्देश्य हुआ नस्ल किस्म सुधार, सबसे मोस्ट यही है, किस्म सुधार। दूसरा है संकर बीज उत्पादन। तीसरा है आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संकरण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो किस्म सुधार, संकर बीज उत्पादन और आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। आगे जो अगला प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कर्तोत्तक किसे कहते हैं। कर्तोत्तक किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है कर्तोत्तक। तो पादप की कोशिका का वह नवनिर्मित भाग जिसे ऊतक संवर्धन में नए पौधे तैयार करने के लिए उपयोग करते हैं, कर्तोत्तक कहलाता है। यानी कर्तोत्तक क्या है,
पादप की कोशिका का वह नवनिर्मित भाग जिसे ऊतक संवर्धन में नए पौधे तैयार करने के लिए उपयोग करते हैं कर्तोतक कहलाता है। ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कर्तोतक वाला। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, कीट नियंत्रण की जैविक विधियाँ कौन कौन सी हैं? कीट नियंत्रण की जैविक विधियाँ कौन कौन सी हैं, या कौन कौन से जैविक उपायों के द्वारा आप कीट नियंत्रण कर सकते हैं? तो दो विधियाँ हैं सबसे मोस्ट, एक तो आप जैविक परजीवियों का उपयोग करो, जैविक परजीवियों का उपयोग, दूसरा है नीम कीटनाशी का उपयोग या जैविक कीटनाशियों का उपयोग। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना, जीरे में छाछा रोग का कारक व लक्षण लिखिए। यानी जीरे में छाछा रोग का कारण क्या है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो जीरे में छाछा रोग फ्यूजेरियम कवक द्वारा होता है, यानी इसका कारक तो क्या हो गया, फ्यूजेरियम कवक हो गया। और इस रोग में पादप की जड़ें सूखकर नष्ट हो जाती है। कहीं भी आपको छाछा रोग मिले तो छाछा रोग में क्या होता है, पादप की जड़ें सूखकर नष्ट होने लगती हैं। और दूसरा, ये छाछा नहीं, ये उगटा था हमारा, ध्यान रखना, ये छाछा नहीं है, उगटा था, हमने उगटा लिखा था, ठीक है। तो उगटा रोग में एक तो क्या होता है, फ्यूजेरियम कवक के द्वारा होता है, और दूसरा जो पादप की जड़ें हैं वो जड़ें सूखकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ ये हमने उगटा करा था, जीरे में उगटा रोग होता है उसके लिए। तो ये थी अपनी आज की क्विज। अगर कुछ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।